Hello students, good morning and welcome to biology class. Today we will see about adrenal gland which is another type of endocrine gland. ठीक है, और हम इसके बारे में आज पूरा डिटेल में देखने वाले हैं. ओरिजिन, लोकेशन, इससे निकलने वाला हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, देयर लोकेशन, एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है. In the last class we had also completed about thyroid gland, parathyroid gland, ठीक है, pineal gland, thymus gland and hypothalamus, है ना. ये सब हमने देख लिया है. नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड. इसका एक और नाम है, जो नाम क्या है, सुप्रारेनल ग्लैंड. क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. इसके बाद हम देख रहे हैं इसकी हम सबसे पहले देखेंगे इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है. ठीक है, अभी मैं जब आपको डायग्राम बताऊंगा तो इसको बताऊंगा कि इसको सुप्रारेनल ग्लैंड क्यों कहते हैं. ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा. तो एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन होती है, इट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. कहाँ से डेवलप होती है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है. ठीक है, मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है. इसके बाद इसकी लोकेशन कहाँ होती है, डायग्राम बनाऊंगा मैं और आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ. लोकेशन, इट इज सिचुएटेड जस्ट अबव द किडनी, बोथ किडनी. ठीक है, इट इज सिचुएटेड जस्ट अबव किडनी, अबव बोथ किडनी. ठीक है, इट इज वन पेयर ग्लैंड. ये कैसी ग्लैंड होती है? वन पेयर ग्लैंड होती है. और मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आप देखेंगे कि इसकी लोकेशन कैसे होती है, कहाँ पे होती है. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो ये डायग्राम देखिए आप. किडनी आप जानते हैं, हमारी जो किडनी होती है, वन पेयर किडनी होती है हमारी. ठीक है, ये जैसे आप जानते हैं हमारी किडनी, तो किडनी के ठीक ऊपर ये इसकी पोजीशन होती है. किडनी के ठीक ऊपर इसकी क्या है, पोजीशन है. किसकी? हमारी ये जो कोनिकल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारी कौन सी ग्लैंड है भाई? ये हमारी है सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड. ये देखिए केप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जस्ट अबव बोथ किडनी, लाइक एज कैप, लाइक एज कैप, लाइक एज कैप, केप की तरह. ठीक, किडनी के ठीक ऊपर ये कैप की तरह होती है. और ये जो किडनी है हमारी, राइट और लेफ्ट किडनी दोनों के ऊपर ये बिल्कुल कैप की तरह होती है. और इसकी जो साइज होती है वो साइज होती है, पहले तो इसकी लेंथ बता दूं, 1 से 2 इंच इसकी लेंथ होती है. 1 to 2 इंच इसकी क्या होती है, लेंथ. ठीक है, और 8 ग्राम इसका वेट होता है. 8 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है. 8 ग्राम इसका वेट होता है. थोड़ी सी बड़ी बन गई है ऐसा लग रहा मुझे, है ना. किडनी हमको ज़्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी, अभी किडनी ज़्यादा बड़ी होती है ना. किडनी है हमारी, और किडनी के ठीक ऊपर ये क्या होती है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है. ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक इनर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मेडुला, और एक आउटर कॉर्टेक्स दिख रहा है. उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो पहले तो 8 से 9 ग्राम इसका वेट होता है. 8 से 9 ग्राम इसका वेट होता है. और यूस्टेकियस करके साइंटिस्ट है, यूस्टेकियस, उन्होंने इसके बारे में बताया था. ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट है यूस्टेकियस, इन्होंने इसके बारे में बताया था एड्रिनल ग्लैंड के बारे में. तो सुप्रारेनल ग्लैंड इसका नाम क्यों पड़ा? सुप्रा बना है सुपीरियर वर्ड से. सुप्रा किससे बना है? सुपीरियर से. ठीक है, और रीनल का मतलब होता है किडनी. रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी. मतलब किडनी के सुपीरियर ये जो होती है, ये क्या होती है हमारी, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है. आगे समझ में भाई. तो एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड इज द important gland of our endocrine system, which is situated just above the both kidney. It is one pair gland and also known as suprarenal gland due to their location. ठीक है, 1 to 2 inch is his length and 8 to 9 gram his weight.
And Eustachius was the scientist who discovered about adrenal gland, जिन्होंने adrenal gland के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ओरिजिन, लोकेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। हम देखेंगे एड्रेनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स, आउटर क्या होता है इसमें? कॉर्टेक्स रीजन होता है, और एक होता है इनर मेडुला। एक क्या होता है? इनर मेडुला रीजन होता है, और दोनों रीजन से अलग अलग हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन वो मैं आपको बताता हूँ, और एड्रेनल मेडुला से निकलने वाले जो हार्मोन है उसको। ये आप देख रहे हैं आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और ये इनर मेडुला। इन दोनों रीजन से यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, यहाँ पे 3 हार्मोन है। कौन कौन से हार्मोन है? एक होता है मिनरल कॉर्टिकाइड, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकाइड। एक क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकाइड, और एक होता है सेक्स हार्मोन। ठीक है, मिनरल कॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, और एक होता है सेक्स हार्मोन। ठीक, ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं यहाँ पे। स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का रेगुलेशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। मिनरल कॉर्टिकाइड ये मिनरल्स को के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो रहते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। और सेक्स हार्मोन में 2 तरह के सेक्स हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंड्रोजन होता है, और एक होता है एस्ट्रोजन। एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन सीक्रेटेड इन मेल, इट इज मेल सेक्स हार्मोन। किसमें सीक्रेट होता है? मेल में। और ये एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल में सीक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, तो एंड्रोजन सीक्रेटेड इन मेल एंड एस्ट्रोजन सीक्रेटेड इन फीमेल। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन है। देयर आर 3 हार्मोन, मिनरल कॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड एंड सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, या यूं कहें आउटर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन? मिनरल कॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड एंड सेक्स हार्मोन। ठीक है, मिनरल कॉर्टिकाइड हमारे ब्लड मिनरल्स के रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। हमारा जब किडनी में, नेफ्रॉन में जब ब्लड आता है तो उसमें जो मिनरल्स वगैरह रहते हैं उनके एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है, या कहीं जहाँ पे मिनरल्स का जो अमाउंट होता है उसको रेगुलेट करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो रहते हैं ये हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। सेक्स हार्मोन 2 तरह के होते हैं, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। एंड्रोजन इज द मेल सेक्स हार्मोन एंड एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन विच रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये हो गया। फिर इनर मेडुला है। इनर मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 2 हार्मोन। एक होता है एड्रेनलिन, और एक होता है नॉर एड्रेनलिन। क्या होता है? नॉर एड्रेनलिन। इसको इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। इपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन, और एक होता है नॉर एड्रेनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, इन दोनों के फंक्शन जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे हमारा जो एड्रेनलिन है ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, और ये जो रहता है हमारा नॉर एड्रेनलिन ये हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। इसी तरह कार्डियक आउटपुट को ये इंक्रीज कर देता है, ये यहाँ पे वेरिएबल रहता है। फिर इसी तरह से हमारे आई मसल्स और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। एड्रेनलिन आल्सो रिगार्डेड एज इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनलिन को याद रखिएगा, एड्रेनलिन को एक और नाम से जाना जाता है इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में ये सीक्रेट होकर हमको हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। क्योंकि एड्रेनलिन हमारी हार्ट बीट, कार्डियक आउटपुट ये सबको रेगुलेट करता है। तो ये एड्रेनलिन जो रहता है ये हमारे इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। सपोज कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या हमने ऐसी कुछ घटना देख ली
हमारे सामने कुछ बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय क्या होता है, हमारे एकदम घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है। सपोज हमने किसी का हाथ पैर कटते देख लिया, अपने सामने एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ कट गया या पैर कट गया या गर्दन अलग हो गई, तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, हमारी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। उस समय इसका रेगुलेशन एड्रेनलिन हार्मोन करते हैं, और ये इस तरह से इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन में ये सीक्रेट होके हमारी इमरजेंसी कंडीशन हमको, हमारी हार्ट बीट को, हमारे रेस्पिरेट को, ब्रीथिंग रेट को, ये सब कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो ये था एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स रीजन से सीक्रेट होने वाले 3 हार्मोन देखे, और इनर मेडुलर रीजन से सीक्रेट होने वाले 2 हार्मोन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अब ये जो हार्मोन्स हैं, इनकी डिफिशियंसी से बहुत सारे डिसीज होती हैं, और ये जो डिसीज होती हैं ये कुशिंग सिंड्रोम है, एड्रेनल विरिलिज्म है, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम में जैसे ये मिनरल कॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, ये सब का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, लेस, यदि हाइपोसिक्रीशन है तो हाइपोसिक्रीशन में कम हो जाएगा, तो इनकी कमी हो जाएगी, और हाइपर सिक्रीशन है तो उसमें क्या हो जाएगा, इनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, है ना। मिनरल्स का लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो एक एड्रेनल विरिलिज्म करके एक डिसीज होती है, जिसमें फीमेल में मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लग जाते हैं, जैसे वॉइस का हैवी हो जाना, मोस्टैच वगैरह का, मूछ वगैरह निकल जाना, दाढ़ी मूछ का निकल जाना, है ना। तो ये सब कुछ सिम्टम देखते हैं एड्रेनल विरिलिज्म में। तो ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, और इसको आप नोट करेंगे कि किस तरह की कौन कौन से डिसीज और क्या क्या नाम है। कुशिंग सिंड्रोम, एड्रेनल विरिलिज्म, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये लगभग कंप्लीट हो गया है ना। और इसमें हमने कॉर्टेक्स रीजन और मेडुलर रीजन दोनों से सीक्रेट होने वाले हार्मोन देखे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वैसे तो सभी कंप्लीट हो गया है, हमारे जितने एंडोक्राइन ग्लैंड से सभी हो गई हैं। इसके बाद बचता है गोनेड्स है। गोनेड से हमारे ओवरी और मतलब हाँ ठीक, ओवरी और इधर टेस्टिस से निकलने वाले बहुत सारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। पिछली क्लास में कुछ हमने देखा था इसको किस तरह से कौन कौन से हार्मोन हैं, उसमें मैंने बताया था। कुछ प्रोजेस्टेरॉन था, प्रोजेस्टेरॉन में फीमेल में निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन मेल में निकलता है, ठीक है। और जो हमारी जो फीमेल में ओवरी रहती है उसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, और एस्ट्रोजन अभी हमने देखा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन निकलता है फीमेल में, जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से देखा था निकलने वाला हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन के मेल में निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और कुछ और इस तरह के हार्मोन जो रहते हैं वो फीमेल में निकलते हैं, जो कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और गोनेड्स के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। और हमने ये एक जो पैंक्रियाज होता है मिक्स्ड ग्लैंड, वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया था, उसको आप रीड कर लेंगे। पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, टाइप्स ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड विच सीक्रेट बोथ हार्मोन्स एंड पैंक्रियाटिक जूस, ये हमने देखा हुआ है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड फिनिश हो जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हमने देख लिए, लीवर देख लिया है, सलाइवरी ग्लैंड देख लिया है ना। मिक्स्ड ग्लैंड में हमने पैंक्रियाज देख लिया पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन एक्शन। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, हार्मोन एक्शन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स on the basis of their chemical nature, तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हम हार्मोन को क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे हार्मोन जो रहते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, स्टेरॉइड या आयोडोथायरोनिन के कई नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। फिर इसका हम देखेंगे एंजाइम एक्शन, और क्या देखेंगे हम, हार्मोन एक्शन, और क्या देखेंगे, हार्मोन एक्शन, है ना, हार्मोन एक्शन देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हार्मोन्स में हम देखेंगे पहले इसमें पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, है ना। पेप्टाइड सबसे पहले हम देखेंगे, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन नेचर, ठीक है। प्रोटीन तरह के ये केमिकल नेचर वाले। इसमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे, इसमें आएंगे इंसुलिन,
ग्लूकोगॉन, इसमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे? इसमें आ जाएंगे इंसुलिन, ग्लूकोगॉन, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, ये सब आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे? हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH, है ना, ये सब हार्मोन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड हम देखेंगे, सेकंड जो कैटेगरी है उसको हम स्टेरॉइड हार्मोन में रख लेते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे इसमें? कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये स्टेरॉइड कैटेगरी के हार्मोन हो जाएंगे, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये हो जाएंगे। इसके बाद आयोडोथायरोनिन, कैटेगरी, थायरोनाइन कैटेगरी में हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आ जाएंगे, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड या थायरॉक्सिन हार्मोन लिख सकते हैं। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से कुछ कैटेगरीज की डिवाइड हम कर सकते हैं। एक एमिनो एसिड ग्रुप होता है, एमिनो एसिड ग्रुप में एमिनो एसिड्स हार्मोन, इसमें इपिनेफ्रिन आ जाता है। ठीक है, ये कुछ हमने क्लासिफाइड किया है हार्मोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन नेचर के होते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने स्टेरॉइड हार्मोन देखा जिसमें कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन देखा। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट हार्मोनल एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हार्मोनल एक्शन हम देखेंगे कि दो तरह के रिसेप्टर यहाँ पे काम करते हैं। एक तो होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है, एक क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर होते हैं, और एक होते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर। ठीक है, तो दो तरह के रिसेप्टर हैं यहाँ पे। देयर आर टू रिसेप्टर। कौन कौन से रिसेप्टर है भाई? एक है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और एक होता है साइटोसोलिक रिसेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो तरह के हार्मोन्स कैटेगरी की एक्शन देखेंगे। एक तो जो रहेंगे प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन्स हार्मोन जो रहते हैं वो, और एक हम देखेंगे स्टेरॉइड हार्मोन जो रहते हैं उनके एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो मेम्ब्रेन जो होती है, आपको मालूम है लिपिड की जो बायो मेम्ब्रेन होती है कुछ इस तरह की मेम्ब्रेन होती है। ये लिपिड की बायो मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये बायो मेम्ब्रेन है, लिपिड बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये रिसेप्टर है। ठीक, अब जब यहाँ पे कोई प्रोटीन हार्मोन आता है, सपोज जैसे FSH एक हार्मोन आता है, ठीक है, ये हार्मोन जब आता है यहाँ पे, तो ये जो रिसेप्टर रहते हैं ये इसको रिसीव करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? रिसेप्टर जो रहेंगे वो इसको रिसीव करेंगे। सपोज ये FSH जो हार्मोन है ये यहाँ पे आता है,
तो ये रिसेप्टर सबसे पहले रिपीट करती है, डायरेक्ट मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर नहीं आ पाते हैं। मेम्ब्रेन इनके लिए क्या रहती है, इम्परमेबल रहते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स रहते हैं, और ये यहाँ पे इस मेम्ब्रेन से आप पर नहीं आ सकते हैं। तो ये इसको कौन सबसे पहले पिकअप करता है, ये इसको पिकअप करते हैं ये जो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो रिसेप्टर होते हैं वो इसको पिकअप करते हैं। ठीक है, ये पिकअप करने के बाद यहाँ पर जो होगा आगे फिर आएंगे अंदर। ठीक है, तो आगे क्या होगा, अंदर आने के बाद यहाँ पे एक आगे एक्शन होगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स 1। इसको क्या बोलेंगे आगे, रिस्पॉन्स 1 कहेंगे हम, रिस्पॉन्स 1। यहाँ पे अब क्या होगा, मतलब हमारा जो एफएसएच जो था, प्रोटीन हार्मोन जो रहते हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ पाते अंदर, है ना। मेम्ब्रेन इसके लिए इम्परमेबल होती है, तो प्रोटीन से हार्मोन्स के लिए, और ये फिर क्या होता है, ये इनको जो मेम्ब्रेन बाउंड जो रिसेप्टर रहते हैं वो रिसीव कर लेते हैं, और यहाँ से ये इनका एक्शन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अंदर आने के बाद क्या होगा, ये तो हो गया रिस्पॉन्स 1। अब आगे देखते हैं, आगे होता है इसमें आगे जो होगी यहाँ पे जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर शुरू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर शुरू हो जाएगा, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर शुरू हो जाएगा। ठीक है, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, इसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। इसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन हमने बनाई है ओवरी की मेम्ब्रेन है, और यदि हम ओवरी का यहाँ पे इस हार्मोन के थ्रू एफएसएच जो रहेंगे क्या करेंगे, ओवरी की ग्रोथ कराएंगे। तो यहाँ पे अब क्या शुरू हो जाएगी, ओवरी की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये डायरेक्ट एंटर नहीं करते, इनकी एक्शन डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि इनके लिए रिसेप्टर रहते हैं, वो रिसेप्टर इनको रिसीव करके यहाँ इनका एक्शन शुरू हो जाता है। और फिर ये जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, और फिर जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर में साइक्लिक एएमपी, यहाँ पे क्या रहता है, साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम आयन। ठीक है, और फिर इसके बाद बायोकेमिकल कुछ चेंजेस होंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देखने मिलेगा, और फिर इसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और इस तरह से जो ओवरी रहती है उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये तो हमने देखा प्रोटीन्स हार्मोन जो रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स हार्मोन जो रहते हैं उनका एक्शन। ठीक है, अब यदि नॉन प्रोटीनस हार्मोन है, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन है, सपोज स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन, उनका क्या होगा, तो नॉन प्रोटीन जो हार्मोन है जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, ये इनकी मेम्ब्रेन जो रहती है परमेबल रहती है। तो सपोज जैसे एस्ट्रोजन, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और एंटर करने के बाद कहाँ आएंगे, और ये साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। साइटोप्लाज्म में क्या, साइटोसोलिक रिसेप्टर होते हैं। तो इस साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आगे इनकी रिस्पॉन्स 1 और आगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे, और वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल से कंबाइन होंगे या रिएक्शन करेंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस होगी। इस तरह से जो हार्मोन्स एक्टिविटी करते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट बायोकेमिकल नेचर के होते हैं, वो डिफरेंट तरह के हमारी जो मेम्ब्रेन होती है किसी भी ऑर्गन की या पार्ट की, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करती है कि परमेबिलिटी है कि नहीं, डायरेक्ट एंटर करेंगे या रिसेप्टर के थ्रू करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 रिसेप्टर बताए, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और एक साइटोसोलिक रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मैंने बताया जैसे एफएसएच या प्रोटीनस हार्मोन जो थे वो यहाँ डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन थ्रू एंटर नहीं कर पाते हैं इम्परमेबिलिटी के कारण, और ये इनको रिसेप्टर रिसीव करते हैं पहले, फिर इसका रिस्पांस यहाँ पे शुरू होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, फिर इसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखते हैं, और फिर क्या होती है ओवरी में जो भी ऑर्गन है जहाँ की मेम्ब्रेन थी, इस हार्मोन की हेल्प से वहाँ पे वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी टारगेट ऑर्गन पे पहुँचने के बाद, और उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसी तरह से मैंने प्रोटीनस हार्मोन जो बताया, सॉरी नॉन प्रोटीनस स्टेरॉइड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, ये डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं बायोमेम्ब्रेन के थ्रू, और ये इसके साथ हमारे अंदर जो रिसेप्टर हैं जो साइटोप्लाज्म जिसको साइटोसोलिक रिसेप्टर कहते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना के न्यूक्लियस में एंटर करेंगे, और बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पर रिस्पॉन्स हो जाएगा, और जो भी टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे पहुँच के वो अपना वर्क करेंगे। तो इस तरह से इनकी एक्टिविटी होती है, हार्मोनल एक्शन होता है।
ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का, और ये तैयार हो चुका है आपका, बिल्कुल रेडी है। इसको आपको खुद पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, और इसको रिवाइज करने के लिए इसको आप थोड़ा सा लिख के देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्मोनल एक्शन, और कुछ हार्मोन्स की कैटेगरी मैंने बताई थी, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, स्टेरॉइड, आयोडोथायरोनिन, ये सब। तो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आपको पढ़ना है, उनकी ओरिजिन, लोकेशन और हार्मोन्स, उनकी इरेगुलरिटीज होने वाले डिफेक्ट वगैरह ये सब देखना है, ठीक है। उनके इफेक्ट जो भी हैं वो आप पढ़ेंगे, डिसीज़ का नाम पढ़ेंगे और हार्मोनल एक्शन, ठीक। इसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।